हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस लेके आया था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा था। लेकिन कई बच्चों ने कहा कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाओ, तो मैं आपके एक सीरीज लेके आया हूं जिसमें आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ बात करूंगा मैं आपको कि उस प्रकार के क्वेश्चन या उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। ओके, तो इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूंगा आपके एग्जाम तक, क्योंकि अनेक प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका चिंतन मनन का विकास किया जाएगा। ओके, तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 2 अंकीय संख्याओं को दूसरी 1 अंकीय या फिर 2 अंकीय संख्याओं से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। तो यानी कि आप 2 संख्याओं जैसे कि 12 हो गया, वो आपकी कैसी है, 2 संख्याओं को मिलाकर बनती है, उसको आप 1 अंकीय यानी कि 1 2 3 4 5 6 से गुणा करना चाहते हो या फिर 2 अंकीय से यानी कि 12 13 14 15 से गुणा करना चाहते हो, तो आप उसके लिए आपको किस प्रकार का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक होगा। पहला, गुणन विभाजन की प्रतिलोपन के रूप में। दूसरा, योग का क्रम विनियम गुणा। या तीसरा, गुणन का क्रम विनियम गुण। या फिर आपका गुणन योग पर वितरण के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था कि आप तो सबसे पहले गुणा करना सीख रहे हो तो आपको गुणा करना आना चाहिए और साथ ही साथ में आपको उसका योग भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में आपका दे दिया 14 से 14 को मल्टीप्लाई करना है तो 4 चक 16 होता है, तो आपको 4 चक 16 करके आप 6 लिख दोगे और इधर आपका आ जाएगा 1। फिर दूसरे को गुणा करोगे तो 1 को उससे ऐड भी करना होगा, तो योग भी आना चाहिए और साथ ही साथ में आपको उसका वितरण रूप भी आना चाहिए कि आपने जैसे 16 आया 16 में 6 लिखा, ना कि पूरा का पूरा 16 लिखा और 1 को अलग वितरण करके रखा गया कि बाद में उसको ऐड ऑन किया जाएगा। ओके, तो इन चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर आप मल्टीप्लाई गुणन कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। तो पहला है लैंगिक भेद, दूसरा कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, ये गणित की संरचना। तो देखते ही लगा लेना चाहिए था आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैंगिक भेद। कहने का तात्पर्य इसका यहाँ पर ये है कि अगर आप पुरुष हो या महिला हो, इस प्रकार की कोई भी चीज आपके गणित को प्रभावित नहीं करती और ये बिल्कुल सत्य है कि आप अगर महिला हो तो भी आप मैथ सीख सकते हो और अच्छा सीख सकते हो, या फिर आप पुरुष हो तो भी आप मैथ सीख सकते हो, अच्छा सीख सकते हो। यहाँ पर मेल और फीमेल रहने पर कोई भी आपका गणित के ऊपर आपका क्या पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें से आपका 2 संख्या यानी कि 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना आपको पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए इसमें से कौन सा आपका सबसे सही होगा। पहला गिनतारा, दूसरा जियो बोर्ड, तीसरा मोती की माला या चौथा ग्राफ पेपर। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप 2 संख्याओं के दशमलव संख्याओं को पढ़ रहे होते हो और पढ़ने के साथ साथ आप किसी के साथ में क्या कर रहे हो, योग की संकल्पना कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको ग्राफ पेपर चाहिए होता है। ग्राफ पेपर में आप क्या कर सकते हो, उस चीज का वितरण कर सकते हो और जहां पर पॉइंट आएगा वो दशमलव वाली संख्या आएगी, उसको पॉइंट आउट कर उसके साथ योग करके उस चीज को सीखने के लिए आप कोशिश कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा चौथी के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव 2 संख्याओं से बड़ी होती है। मतलब वो सोच रहा है कि जो आपकी 2 संख्या होगी वो 2 संख्याओं को 2 संख्या से गुणा किया जाएगा तो हमेशा जो संख्या आएगी वो 2 संख्याओं से क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सत्य नहीं है। तो कैसे आप यहाँ पर इसको प्रूफ करेंगे। पहला, ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं को प्रदर्शित करके। दूसरा, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन के कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके।
तीसरा, इसे संख्याओं के बारे में योग के द्वारा प्रदर्शित करके, या चौथा, दो दशमलव संख्या के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था कि ग्रिड पेपर पर, यानी कि आप पेपर लोगे ग्रिड पेपर और उस पर आप दो दशमलव संख्याओं को प्रदर्शित करके दिखाने की कोशिश करोगे। जैसे कि आपकी अलग अलग चीजें होंगी उनको आप मल्टीप्लाई कर कर लाकर उसको कोशिश करने की दिखाओगे कि आपने, देखो कोई भी चीज सिखाने के लिए, समझाने के लिए क्या करना होता है उसे, और ना पेपर पर सॉल्व करना होगा या फिर ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करना होगा। तो इस प्रकार से अगर आप करते हो तो क्या कर रहे हो, बच्चे की जो गलतियां होंगी, बच्चे के अंदर जो मन में वो पहले से विकसित करके बैठा है, उन चीजों को आप क्या कर रहे हो, दूर कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान रखिएगा 1 से लेकर 5वीं क्लास को पढ़ा रहे हो, उनके लिए आप माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, कौन सा कथन सत्य होगा। पहला, प्रमाणिक माप का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तीसरा, प्रमाणिक मापों का उपयोग का अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। और यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, जो आपके प्रमाणिक माप होते हैं उनका उपयोग आपको कब करना चाहिए, अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों का पहले कठिन लेवल पर ले जाओगे तो बच्चा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या करेगा, वो वहीं पर ही छोड़ देगा। इसलिए बच्चों को पहले सरल और फिर कठिन की ओर ले जाना चाहिए, जिसमें यहां पर किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंत विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो गणित को कहाँ लेके आना, आपके वास्तविक जीवन के साथ संबंध बनाने के लिए लाना है। तो किन चीजों का आप उपयोग कर सकते हो। पहला, क्षेत्र भ्रमण, संरक्षण और परियोजना। तीसरा, क्षेत्र भ्रमण। देखो क्षेत्र भ्रमण तो हर किसी में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्र भ्रमण आपका एक ऐसा होता है जो आपके किताबी ज्ञान को आपके वास्तविक जीवन में ऐड ऑन किया जाता है। तो क्षेत्र भ्रमण तो आपका आएगा ही आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहां से हटा दो कि उसमें क्षेत्र भ्रमण नहीं है। तो इन तीनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो देखो सही जो आंसर इसका सही होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो कभी भी मैथ को मौखिक परीक्षा के द्वारा नहीं करवाया जा सकता। तो फोर्थ भी आपका यहाँ से हट गया और सेकंड भी हट गया। इसलिए क्षेत्र भ्रमण, उसके साथ साथ में संरक्षण यानी कि जो सिखाया जा रहा है उसको कैसे सेव ऑन किया जा सकता है, और साथ साथ में परियोजना यानी कि प्रैक्टिकल, इन तीनों चीज़ों के साथ करते हो तो आपको मैथ को क्या करते हो, अपने वास्तविक जीवन के साथ संबंध जोड़कर सीखने सिखाने के लिए प्रतिक्रिया या फिर आप वहाँ पर बच्चों को अवसर प्रदान कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की कक्ष में दृष्टिबाधित के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधन के रूप में किया जा सकता है। ध्यान रखिए गणित की कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए यानी कि जो देख नहीं सकते हैं उनके शिक्षा को विकसित करने के लिए किन साधनों का उपयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर, संख्या चार्ट या जियो बोर्ड का, या फिर ट्रेल का गिनतर, या फिर भिनों का कीट, या फिर आपके संख्या चार्ट। तीसरा, संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, या फिर ट्रेल का गिनती कर, कंप्यूटर या फिर जियो बोर्ड। तो ध्यान रखिएगा जो आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या है, वो दृष्टिबाधित बच्चे हैं। तो उनके लिए आप किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा उन बच्चे देख नहीं सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं, तो उनको उस चीज़ की चीज़ें लानी है आपको जो कि आपके सुन सकते हो या फिर अपने हाथों को छू छू कर उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो कि ट्रेल का गिनती तर होता है उसको क्या करते हैं, अपने हाथों से एडजस्ट करते हैं जिसे आप एबेकस भी कहते हो। तो उस चीज को हाथ से छूकर एडजस्ट कर सकते हैं, बच्चा गणित में संबंध ले सकता है। और साथ ही साथ में कंप्यूटर जो कि मल्टीमीडिया का पैकेज का भरमार होता है, आप उस चीज को लाकर स्पीकर्स वगैरह जोड़कर बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ला सकते हो। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही क्वेश्चन था और सही ऑप्शन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वह बच्चे जिनकी आयु 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समूह में प्रवीण है। तो ध्यान रखिएगा आपके संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा में गए हो आप, जो कि बच्चे कितने वर्ष के हैं, 8 से लेकर 9 वर्ष के हैं। तो उसमें आपके बच्चे जो होंगे वो किस में आपके सक्षम होंगे, प्रवीण होंगे। पहला आपका पंक्तिबाधित वर्गीकरण या प्रतिव्ययकता। नेक्स्ट है आपका वर्गीकरण, प्रतिव्ययकता, अनुपातिक विवेचन,
प्रतिबंधता, प्रव्यक्ता, अनुपातिक विवेचन या प्रतिबंधता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन। तो ध्यान रखिएगा, जो कि आपके संख्या के संदर्भ में क्या बोल रखा है, प्राथमिक कक्षा पर 8 से लेकर 9 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आवश्यक बोल रखा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पर पंक्तिबंधता मतलब पंक्ति के अनुसार बच्चों को सिखाना, साथ साथ में उसका वर्गीकरण भी करना और बच्चों को यह भी समझाना कि कौन सी चीज़ें क्या है। क्यों? क्योंकि छोटे लेवल पर है, प्राथमिक कक्षा में है, हमें पता नहीं है पहली में है, दूसरी में है या तीसरी में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थियों को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। तो आपके विचार से विद्यार्थियों को किस सिद्धांत या किन सिद्धांत पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? तो किस सिद्धांत पर करना पड़ रहा है? पहला अमूर्तन सिद्धांत, दूसरा अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, तीसरा स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत और चौथा एकीकृत सग्रता सिद्धांत। देखो, अमूर्तन सिद्धांत को तो उसको सामना करना ही पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि टोटल मिलाकर सारी संख्याएं कितनी है? 10 है। लेकिन वो बच्चा क्या बता रहा है? 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। तो अमूर्तन चिंतन तो होगा ही होगा। और उसके साथ साथ में असंगतता क्रम मतलब जो क्रम है उन तीनों को मिलाकर जो 10 संख्या बन रही है, वो जो बच्चा है उस चीज को बच्चा पता नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अपना कि अमूर्तन और असंगत मतलब सारी चीजों को मिलाकर जो 10 संख्या है उसको बताने में, समझने में बच्चे को कठिनाई का अनुभव करना पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा दूसरी की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 तिहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी? तो आपको लिखवाना था क्या? 34, लिखा क्या बच्चों ने? 43। तो इसके अनुसार आप विद्यार्थियों किस प्रकार से समझाओगे? पहला, उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे। दूसरा, हमेशा अध्ययन और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। तीसरा, स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। या चौथा, विद्यार्थियों को गिनती तारा का पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था कि विद्यार्थियों को गिनती तारा पर प्रदर्शित करेंगे, मतलब एबेकस जो होता है उस पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर उसके बाद में उसको लिखने के लिए भी कहेंगे। तो बच्चे की दोनों तरह से प्रैक्टिस हो रही है, लिखने का भी हो रहा है और बाद में उसको देखकर प्रैक्टिस भी करी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था कि प्रतिचित्रण होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिचित्रण जो होता है, जो ग्राफ होता है, ग्राफ बनाना होता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रतिचित्रण कहा जाता है। तो इन कथनों में से आपको एक वो कथन चुनना है जो कि गलत है। पहला, प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है। दूसरा, प्रतिचित्रण स्थायी चिंतन को बढ़ाता है। तीसरा, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। या चौथा, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो देखते ही एक बार में ही लगा लेना चाहिए था आपको कि प्रतिचित्रण जो है वो गणित का एक भाग नहीं है, साफ इसने बोल रखा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो प्रतिचित्रण होता है यानी ग्राफ का एक पूरा का पूरा टॉपिक दे रखा होता है आपकी मैथ की बुक में, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आपका टॉपिक। ये कहना आपका गलत होगा कि वो पाठ्यक्रम यानी कि वो पूरे पुस्तक में जो सिलेबस दिया होता है उसका एक चैप्टर जो होता है वो उसका भाग नहीं है, ये नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए इनमें से। और साथ ही साथ अगर आपको एक सीरीज अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि फिर नेक्स्ट टाइम से मैं आपके इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, मतलब क्वेश्चनों की संख्या इसमें बढ़ा दूंगा। ओके,
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी बताना ना भूलिएगा कमेंट में, ताकि आपका मुझे फीडबैक मिल सके। मैं आपके सारे के सारे कमेंट रीड आउट करता हूँ और काफी अच्छा लगता है। काफी बच्चे कहते हैं सर मेरे सारे ठीक है, काफी बच्चे कहते हैं सर 14 में से 13 ठीक है, कोई एक बताता है, कोई 2 गलत बताता है, तो वो काफी अच्छा लगता है सुनकर। ओके, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।